काइनेमेटिक्स में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ हो गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो गया, और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए भी हम लोगों ने कुछ जनरल काइनेमेटिक्स में टर्म्स स्टडी कर लिए हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये सारे के सारे टर्म्स जनरल टर्म्स हैं जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सभी के लिए वैलिड है। तो अब हम लोग अपना जो एरिया ऑफ स्टडी है उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन है जो इम्पोर्टेंट है और हमें स्टडी करना है, कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो स्टडी करना है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स तो 2 डायमेंशन में ही होंगे, या ऐसे समझ लो कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो 2 डायमेंशन काफ़ी हैं। फिर क्वेश्चन अगर 3 डायमेंशन में भी होगा तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मतलब ये प्रोजेक्टाइल हम किसको बोल रहे हैं, तो देखो किसी भी पार्टिकल को जब हम हवा में थ्रो कर रहे हैं तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल का हिंदी वर्ड यही हुआ कि उसको हम हवा में फेंक रहे हैं, जिसको फेंक रहे हैं दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। अब मुझे तुम ये बताओ कि पार्टिकल को हवा में थ्रो करना है, कैसे थ्रो किया जाए कि पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो, और कैसे थ्रो किया जाए कि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं हो। 2 ऑप्शन है। वर्टिकली अपवर्ड्स में स्ट्रेट हो जाएगा। अगर हम यस पार्टिकल को सर, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन होगा। सभी लोग इससे एग्री करते हैं, बताओ। यस सर, यस सर। और कोई ऑप्शन, और कहीं थ्रो किया जाए और स्ट्रेट लाइन पाथ हो? 2 सिचुएशन है, एक है वर्टिकली अपवर्ड और एक है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड भी थ्रो करोगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब देखो आगे बढ़ने से पहले इसमें हमें कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल केस नहीं है, थोड़ा सा एजम्पशंस है इसमें। और इसमें पहला एजम्पशन तो ये है कि एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, और सेकंड पॉइंट है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसा इसलिए बोला हुआ है कि ग्रेविटी को हम लोग क्या ले सकें, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर पाए। क्योंकि अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर दिया कि उसका जो हाइट है वो रेडियस के कंपेरेबल होने लगा, नेग्लिजिबल नहीं हुआ, तो उस केस में ग्रेविटी भी चेंज होती है, मालूम होगा तुम्हें। तो तब ये सारी एनालिसिस ट्रू नहीं रह जाएगी। आगे हम जो भी करने वाले हैं वो इन दोनों कंडीशंस में ही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें हमें यही देखना था कि प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो करें और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो, तो इसकी क्या कंडीशन है। तो देखो इसमें हम लोग लिखेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले केस में व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, कॉमा, और एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g वेक्टर इज इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा। मतलब देखा जाए तो एक तरह से 3 कंडीशन हो गई। पार्टिकल को हम सिर्फ ड्रॉप कर दें कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में पार्टिकल के 2 ही पाथ पॉसिबल हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा, तो स्ट्रेट लाइन तब होगा जब या तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, या फिर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, या 180 डिग्री हो थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है इतनी बात। और इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g वेक्टर is not equal to 0 डिग्री और
180 डिग्री। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो इसका पाथ आएगा वो इसका पैराबोलिक पाथ आएगा। पैराबोला क्यों आएगा ये हम लोग आगे प्रूव करेंगे, फिलहाल हम लोग नोट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन है तो, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में दो ही पाथ पॉसिबल हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है पैराबोला। कब स्ट्रेट लाइन है होगा, कब पैराबोला होगा, क्लियर है इतनी बात। सर ये जो आपने फर्स्ट में व्हेन वेक्टर u इज इक्वल टू 0 बताया, ये कंडीशन थोड़ा समझ में नहीं आई। अरे मतलब पार्टिकल कैसे की स्ट्रेट वेलोसिटी लाइन? दो ही नहीं और पार्टिकल को छोड़ दो बिल्डिंग की हाइट से, तो उसका पाथ कैसा होगा। यस सर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कई टाइप के प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो डिफॉल्ट केस है दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि हमने उसको ग्राउंड के ही किसी पॉइंट से थ्रो किया है और उसको ग्राउंड के ही किसी दूसरे पॉइंट पे वो वापस आ रहा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है तो हम लोग 2 डायमेंशन मोशन के हिसाब से दो एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। जो ग्रेविटी है वो किधर की तरफ है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही हमने ग्रेविटी नीचे लगाई है तो ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन पार्टिकल का हम लोग -g लिखेंगे। अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर -g क्यों लिखा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये तो पता नहीं है, बोलो। एक्सीलरेशन -g हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिया है। इसको -g लिखने से अगर पार्टिकल के सर, अगर मोशन यहाँ से नीचे ही लगेगा नहीं है। कंसीडर करें, हाँ, सर अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्शन नीचे की ओर ही कंसीडर करें तो तो ए वाई पॉजिटिव ले प्लस लेते जी हो हैं ना। जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये -g लिखने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि पार्टिकल नीचे जा रहा है, पार्टिकल कहीं भी जा रहा हो ये हमेशा ट्रू होगा, क्लियर है। अब पार्टिकल को हम यहाँ से थ्रो करते हैं तो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको थ्रो किया पार्टिकल को, लेट से उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। बताओगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कितना एंगल है, तो भाई वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कितना एंगल है, 90 माइनस 90 माइनस थीटा। माइनस कैसे है भाई, सर एक्सीलरेशन 90 प्लस थीटा। एक्सीलरेशन प्लस कहाँ होगा ना है? सर। ये है ना एक्सीलरेशन, ठीक से जवाब दो सही से सोच समझ के। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है ना पार्टिकल का, यस 90 Yes, प्लस sir. थीटा। ठीक है। और ये वापस से ग्राउंड पे ही हिट कर रहा है कुछ दूरी पे, मान लेते हैं डिस्टेंस पॉइंट ए पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मोशन हो चाहे वो 2 डायमेंशन हो 3 डायमेंशन हो, ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं 2D 3D, हम इनको बोल सकते हैं कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशन मोशंस। जैसे कोई 2 डायमेंशनल मोशन है, ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है, तो दिस 2 डायमेंशनल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस। तो अगेन 1 डायमेंशन मोशन ही हमको आना चाहिए यहाँ भी। 2 डायमेंशन में बस फर्क इतना है कि उसका x डायरेक्शन भी है और उसका y डायरेक्शन भी है, बट x डायरेक्शन और y डायरेक्शन ऐसे समझो कि ये दो क्वेश्चन है 1 डायमेंशन मोशन के। बात समझ में आई। अच्छा, इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं एक तरीका बता सकता हूँ। मान लो कि मैंने किसी बॉल को थ्रो किया है, यहाँ से एक बॉल है जिसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया है और वो ये पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट ए पे आई। अब मुझे ये बताओ, सपोज करो कि जहां से मैंने थ्रो किया है उसके पीछे दीवार है, वॉल है, और सामने से ये लाइट आ रही है, बताओ तो क्या ये जो पीछे वॉल है, ये वाली वॉल, इस वॉल पे इस बॉल का शैडो बनेगा, शैडो, यस सर, बनेगा। सामने से लाइट आ रही है तो पीछे वाली वॉल पे इस बॉल का शैडो बनेगा। तो उस शैडो का मोशन विजुलाइज कर सकते हो कैसा होगा, शैडो कैसे मूव करेगी, वर्टिकली Yes, sir. अपवर्ड्स, जैसे हम लोग बॉल थ्रो किए। नीचे आ शैडो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जाएगी। होगा ऐसा। यस ऐसे ही विजुलाइज करो कि मान लो ऊपर से लाइट आ रही है,
ऊपर से लाइट आ रही है। अब अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो ग्राउंड पे शैडो बनेगा, ग्राउंड पे शैडो जब ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा। yes जब sir, बॉल यहाँ पे होगी तो इस बॉल का शैडो यहाँ पे होगा, होगा या नहीं होगा? बॉल इधर जा रही होगी लेकिन शैडो इधर जा रहा होगा, होगा या नहीं होगा? yes sir, तो एक शैडो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे और एक शैडो मूव कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी वन डायमेंशन मोशन है और ये भी वन डायमेंशन मोशन है। तो ये जो टू डायमेंशन मोशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस। जितने भी 2D 3D के क्वेश्चन होंगे उसमें हमें सबसे पहला काम यही करना है, हमें उनके डायमेंशंस अलग अलग कर देने हैं, उनको वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेना है बस। तो बस अब देखना, बताते जाना कहीं डाउट हो तो। जैसे इसका वेलोसिटी दिया हुआ है थीटा एंगल पे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये एक्स वाले शैडो का वेलोसिटी आ जाएगा। और वाई डायरेक्शन में इसका यू वाई कितना होगा, क्यों भाई? यू साइन थीटा होगा। यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा। अच्छा अब ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है क्या? no sir, zero है। जीरो है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि यू कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन का जो शैडो है वो विदाउट एनी एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। और वाई डायरेक्शन वाला जो मोशन है वो बिल्कुल वन डायमेंशन मोशन जैसा है। तो अब तो मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो सारे, ध्यान से सोच के बताना। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हमने किसी बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया था, याद आया? बॉल yes को sir, यू वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, तो बॉल को जाने और आने में कितना टाइम लगा था? 2u/g लगा था। u/g लगा था। तो यहाँ पे भी जो टाइम लगेगा ना, कौन वाली शेडो, वॉल वाली शेडो को, उसको टाइम लगेगा 2u/y/ay। बताओ, yes sir, u/ay। अब u/y की जगह क्या आ जाएगा? u/y की जगह u sin थीटा और ay की जगह g। इसी तरह से बताओ कि वो जो वॉल वाला शेडो है उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? uy²/2ay। करेक्ट। तो ये हो जाएगा uy²/2ay। तो एच मैक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन 2g। बोलो। yes sir, ठीक है, अब आ जाओ जरा एक्स वाले शेडो पे, एक्स डायरेक्शन वाले शेडो पे। तो एक्स डायरेक्शन वाले शेडो की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है? velocity constant है। कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये बताओ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। कैसे पता वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो कैसे पता चला, ये डाउट है? तो डिस्टेंस ट्रैवल को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, ux इंटू टी। yes sir, यस सर लिख सकते। 2ux uy अपॉन g। और इसी को अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। अभी तक मैंने जितना लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर डाउट ये है सर, जब हम लोग नीचे की तरफ से डायरेक्शन को मतलब सर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ay इज इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा। नीचे की तरफ क्यों तो कर सर उसका फिगर ऊपर रखा हुआ है तो क्वेश्चन में चेंज थोड़े ना कर रहे हैं उसको। एक क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन रहेगा ना। सर थोड़ा उसको एक मिनट के लिए दिखा दीजिए, मतलब कि जब हम लोग नीचे की तरफ मतलब इस कंडीशन से दूसरी कंडीशन, तो उसका फिगर कैसे बनेगा? ये थोड़ा फिगर तो बता बेटा यही रहेगा ना, पार्टिकल तो ऐसे ही मूव कर रहा है, पार्टिकल का फिगर थोड़े ना बदल जाएगा। हमारा डाउट क्या है, मुझे तो डाउट ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने सबसे पहले यही बोला था इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तुम चाहे कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो बट लेना जरूरी है। और उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन सब चीज़ों को लिखेंगे।
और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, वाई एक्सिस अगर हमने ऊपर ली है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन अगर ऊपर लिया है तो एक्सीलरेशन माइनस जी ही लिखेंगे हमेशा। ओके सर, ठीक है। तुम क्या चाहते हो कि नीचे पॉजिटिव ले लें, बताओ। चाहते तो यही थे। नीचे पॉजिटिव लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी को भी माइनस में लिखोगे। आपने ठीक है। अरे ठीक है सर, हम समझ गए। आपने पहले से ही वो आई वाई इज इक्वल टू माइनस जी लिख दिया है, इसीलिए यस थोड़ा यस डाउट। यस यस, इसीलिए ठीक। नीचे देखो नोट करके लिखते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हमें इसका जो रेंज है, और समझ में आ गया ना कि कौन सा क्या है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये हो गई इसकी एच मैक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं रेंज, ठीक है। तो ये जो रेंज निकल के आया है, अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करें कि इसका रेंज मैक्सिमम हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? थीटा 45। भाई वेलोसिटी तो फिक्स है जी, से फिक्स सकते हैं, तो हमें किसी तरह थीटा को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिससे मैक्सिमम रेंज मिले। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है याद रखने वाला कि थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी निकल के आएगी। देखते जाओ, क्लियर है? देन सेकेंड पॉइंट में, ये जो रेंज वाला फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, if we replace theta with 90 माइनस थीटा, सपोज हम थीटा को रिप्लेस करके 90 माइनस थीटा लिख दें, तो बताओ कि नया वाला रेंज क्या आएगा? नया वाला रेंज होगा साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिया है? 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये तो साइन 2 थीटा ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आर डैश आया है वो आर के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब निकल के आया कि हम रेंज वाले फॉर्मूले में थीटा रखें या 90 माइनस थीटा रखें, हमको रेंज सेम मिल रही है। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि पार्टिकल को हम अगर थीटा एंगल पे थ्रो करें या हम इसको 90 माइनस थीटा पे थ्रो करें, पार्टिकल की जो रेंज है वो सेम निकल के आ रही है। देखो ध्यान से, नोट करो। ये सर समझ गए। पार्टिकल को हम थीटा पे थ्रो करें, प्रोवाइडेड कि उसकी वेलोसिटी हमने सेम रखी है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करो या उसको यू वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा पे थ्रो करो, दोनों केस में उसका रेंज सेम आ रहा है। लेकिन क्या दोनों केस में हाइट अलग अलग होगी और दोनों केस में टाइम भी अलग अलग होगा? तो जरा टाइम का रेशियो बता सकते हो कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रेशियो होगा और इनके हाइट्स का क्या रेशियो होगा? रेंज तो सर सेम। निकल आएगा सर हाँ निकाल के बताओ जल्दी से। ऊपर। अच्छा,
टाइम का रेशियो tan थीटा आएगा, यस सर, tan थीटा नीचे tan स्क्वायर थीटा। आएगा। टाइम का रेशियो tan थीटा आएगा और हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा। आ रहा है? यस सर। देन थर्ड पॉइंट में सर ये एक बार बता दीजिए कि टाइम और हाइट का रेशियो कैसे आया? अरे ये फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में एक बार ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये सर टाइम ऑफ फ्लाइट और ये h by x का। ये जो थीटा दिख रहा है, एक बार यहाँ पे थीटा रखोगे, ये जो है एक बार यहाँ पे थीटा रखोगे और एक बार यहाँ 90 माइनस थीटा रखोगे, तो 90 माइनस थीटा रखोगे तो cos थीटा बन जाएगा, डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक बार थीटा रखेंगे और एक बार 90 माइनस थीटा रखेंगे। थीटा रखोगे तो h1 आएगा, 90 माइनस थीटा रखोगे तो h2 आएगा, h1 अपॉन h2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है समझ गया। देन थर्ड पॉइंट में motion of particle is symmetric with respect to upward and downward journey. With respect to upward and downward journey, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ है ये, ठीक है। पार्टिकल पॉइंट ओ से चला, तो बताते जाना मुझे जरा जो पूछ रहा हूँ। इनिशियल स्पीड इसकी यू थी, यहाँ से थीटा एंगल पे, तो जब ये यहाँ वापस से टकराने वाला होगा तो तब इसकी स्पीड क्या रही होगी? सर उतनी ही रही होगी जितने से फेंकेंगे सर। उतनी ही रहेगी और ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। क्यों? उतना ही क्योंकि जो रहेगा। इसका यस मोशन सर। है वो सिमेट्रिक है, यही लाइन मैंने लिखवाई है। क्यों सिमेट्रिक है, इसमें कोई डाउट है? क्यों सिमेट्रिक है, इसमें कोई डाउट है? तो सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिमेट्रिक होता है। याद करो पिछली बात, जाते समय और आते समय मोशन सिमेट्रिक होता है। बोलिए। अच्छा मान लेते हैं कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ओ से लेके ए तक का टाइम वही होगा जो ए से लेके बी तक का टाइम होगा, और ये टाइम टोटल टाइम का हाफ होगा? यस सर। हाँ अच्छा ठीक है। यही नहीं, अगर हम इनके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो क्या ये जो टाइम वाली बात है ये सी और डी के लिए भी बोली जा सकती है? यानी यस सर। कि सी से लेके ए तक का जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा? सी से ए तक का टाइम ए से डी तक में ए से डी तक का टाइम होगा, करेक्ट। अच्छा इसी तरह से बताओ ओ से सी तक का टाइम, डी से बी तक का टाइम सर, डी से बी तक के टाइम के इक्वल होगा, करेक्ट। अच्छा और एक चीज बताओ, क्या ये भी बोल सकते हैं कि सी पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है v, क्या डी पॉइंट पे भी इसकी वही स्पीड होगी? अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्फा करेक्ट। तो इसी बात को हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। तो ये छोटी सी बात है, एक काम आएगी क्वेश्चंस में। आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर एयर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगेगा सर उसमें? अरे मैंने सबसे पहले एजम्पशन ही ले लिया ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एजम्पशन पहला क्या लिखा हुआ है? एयर नॉन रहेगा, नहीं ले रहे हैं वो। यस सर। नेग्लिजिबल है सर। सर हाँ बोलिए। अगर हम ऐसा मान भी लें कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तब भी सर होगा तो वो चीज सिमेट्रिक ही ना, क्योंकि
अपवर्ड जर्नी के लिए भी लग रहा है, डाउनवर्ड जर्नी के लिए भी लग रहा है। नहीं सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में क्या होगा ना, जाते समय उसका रिटार्डेशन ज़्यादा होगा और आते समय एक्सीलरेशन कम होगा। अच्छा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सारी बातें तभी वैलिड हैं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। सर जिस सर साइड जब एयर की एयर डायरेक्शन, मैं कुछ ठीक क्वेश्चंस सर। ढूंढ के देता हूँ, एयर रेजिस्टेंस वाले भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। और सर वो पैकेज भेज दीजिएगा, ठीक है। कोई और डाउट बताओ पहले। एक पॉइंट और इसमें देख लो, इसमें हम लोग लिखेंगे कि x component of velocity is constant। मतलब कि जो u cos थीटा है, ये वैल्यू पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगी, यानी किसी भी टाइम पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x कंपोनेंट जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। तो ये बताओ कि जैसे ये बोल सकते हैं कि जो u cos थीटा होगा, क्या वो v cos अल्फा के इक्वल होगा? तो हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। ये बताओ कैसे लिखा, इसमें कोई डाउट? सर अल्फा कोई भी जनरल एंगल हो सकता है। सर अल्फा कोई भी जनरल एंगल है। हाँ, अल्फा कोई भी एंगल होगा उसके बीच वाले पाथ में। मतलब सर u cos थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वो जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से v cos अल्फा भी बढ़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे आते समय। हाँ, ठीक है। तो अभी चलो यहीं तक रखते हैं, इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं फिर। यस सर। और सर एक बार और बता दीजिए, पैकेज में कल कौन से को दिए थे और आज कौन भी से मैं ऐड फिर से कर बता रहे रहा हूँ। हैं। यस सर।